प्रधानमंत्री कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जन औषधि दिवस पर किफायती दरों पर दवाओं की उपलब्धता की दोहराई प्रतिबद्धता। विधानसभा अध्यक्ष ने जामताड़ा के नाला प्रखंड में 12 योजनाओं का किया शिलान्यास। विकास और जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राज्य के कई प्रतिभावान अभ्यर्थियों को मिली सफलता। विषम परिस्थितियों में कईयों ने लहराया परचम, देश सेवा का संकल्प। और धनबाद डीआरएम कार्यालय में सीबीआई का छापा, वरीय विद्युत अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची में शराब दुकान में फायरिंग मामले में 3 आरोपी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे। इस एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भूमि पूजन एवं शिलान्यास के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए 440 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जो व्यस्त समय के दौरान 1000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और जिसकी प्रतिवर्ष यात्री वहन क्षमता 20 लाख होगी। झारखंड समेत देश भर में आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभान्वितों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पहल गुणवत्तापूर्ण दवाओं को किफायती दामों पर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। को इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जन औषधि पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरी है। जन औषधि केंद्र काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर लाखों लोगों का, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम कर रहे हैं। देश भर में 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा अब हर घर के लिए एक वास्तविकता है। आवश्यक दवाओं से लेकर जीवन रक्षक उपचारों तक ये पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति उच्च लागत के कारण अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। पीएम मोदी की पहल पर देश भर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्रों पर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, संक्रमण, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक सहित सैकड़ों प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर्जिकल आइटम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य उत्पाद भी कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी फी कम होती है। यही कारण है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लाखों मरीजों को इलाज में आर्थिक राहत मिल रही है। जी हाँ, यहाँ मार्केट से सस्ती मिलती है। गरीब लोग के लिए बहुत सहारा हो गया ये। सस्ती मिलती। मेरा स्टेंट पड़ा है, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में दवाई चलती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल जी, पहल ठीक है सरकार की। 75% या 50% डिस्काउंट होते हैं, तो इसलिए हम लगे हैं कि थोड़ा हो जाए। आदमी को मिलना चाहिए फैसिलिटी। देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में जन औषधि योजना
न केवल मरीजों को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि देश में समान और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। गढ़वा सदर अस्पताल में संचालित जन औषधि केंद्र पर मरीजों को कम कीमत में दवाएं मिल रही हैं, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो गया है। गढ़वा सदर अस्पताल में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए राहत का केंद्र बनता जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर रवि के अनुसार यहां मिलने वाली दवाएं गुणवत्ता में किसी भी महंगी दवा के बराबर हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी कम है। इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। जो बाहर का दवा है और जो जन औषधि केंद्र का दवा है, ये दोनों दवा लगभग सेम काम करती है। इसीलिए आम पब्लिक से हमारा ये अनुरोध है, ये आग्रह है कि जन औषधि केंद्र से दवा जरूर लें और अपने पैसे को, अपने घर के सुविधा को बढ़ाएं और इलाज अच्छे से अच्छे कराकर जाएं। सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों के परिजन भी जन औषधि केंद्र की सुविधा से काफी संतुष्ट नजर आए। मरीजों के परिजन सुशीला और ऋषि कुमार ने बताया कि पहले जो दवाएं बाजार में काफी महंगी मिलती थीं, वही दवाएं अब जन औषधि केंद्र पर बहुत कम कीमत में उपलब्ध हैं। इससे मरीजों के इलाज का खर्च कम हुआ है और नियमित रूप से दवा लेना भी आसान हो गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेता है तो कम पैसा मिलता है। यहाँ जो 370 में बाहरी मिलता था, जन औषधि केंद्र में लिए तो 34 रुपया में ही मिल गया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को धन्यवाद करते हैं। ये दवा बहुत सस्ता पड़ जाता और जो पैसा हमारा बचल होकर से हम फल फूल और जूस वगैरह सब ले लो। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाएं चला रही है। इसी के तहत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का संचालन किया जा रहा है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। हजारीबाग के लाखे स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से भी सैकड़ों मरीजों को करीब 70% तक कम कीमत पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को काफी राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालक उज्जवल कुमार सिन्हा ने बताया कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिन्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में कारगर साबित हुआ है। दवाई की गुणवत्ता उतनी ही है जितना लोग ब्रांडेड बोलते हैं उसमें है, उतना ही इसमें भी है। इवन जो लिखा रहता है उतना रहता है। लोगों को जितना फायदा उसमें है उतना ही फायदा इसमें है। इसमें बढ़ चढ़ के फायदा ये है कि जो वहाँ 350 रुपये में मिलता है, यहाँ 35 रुपये में मिलता है। दवा लेने आए उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले हर महीने दवाओं पर बड़ी रकम खर्च होती थी, लेकिन जन औषधि केंद्र से दवा मिलने के बाद उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। उपभोक्ता मुताबिक यहाँ मिलने वाली दवाएं किफायती होने के साथ साथ प्रभावी भी हैं। सारा दवाई मिलता है, यहाँ और बड़ी दुकानों से सस्ता दवाई मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सस्ती और हर जगह पे दुकान बढ़िया है। आरो दुकानों के मतलब ये देखें अगर अपेक्षा, तो यहाँ सबसे अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अगर बाहर हम दवा लेते हैं 5000 का दवा अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ 500 में हो जाएगा। 100 रुपीज़ का दवा मिलता है जो प्रिंट रेट रहता है उसमें, और यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का दवा आपको 20 रुपये में 25 रुपये में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना न केवल बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में कारगर साबित हुआ है, बल्कि कई युवाओं को भी इन केंद्रों में रोजगार मिला है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। देश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक वीडियो साझा किया है। 2026 को सुबह 7:30 पर
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शक्ति वॉक #SheLeadsBharat का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष पहल में देश भर से 4000 से अधिक महिलाएं, चाहे वे छात्राएं हों, डॉक्टर, शिक्षक, सैनिक, किसान, कामगार या उद्यमी, एक साथ कदम बढ़ाकर एकता, गर्व और प्रगति का संदेश देंगी। ये केवल एक वॉक नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व का उत्सव है। आइए इस महिला दिवस पर शक्ति वॉक का हिस्सा बने और मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत के निर्माण की इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा के नाला प्रखंड को 12 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर वे जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। तो जनता के सुख सुविधा के लिए ही काम करते हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है कि फलाना जगह सड़क नहीं है, फलाना जगह तालाब नहीं है, फलाना जगह पुल नहीं है, फलाना जगह स्कूल नहीं है, फलाना जगह अस्पताल नहीं है, तो हम लोग उन्हीं लोगों से फीडबैक लेकर के इस विषय को सरकार के समक्ष रखने का काम करते हैं। और चूँकि ये लोकप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, हम लोग जिस विषय को रखते हैं जनताओं के लिए, इन जनता के इस विषय को गंभीरता से लेते हैं और योजना का स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। रांची में विद्यार्थियों के लिए बन रही विश्व स्तरीय लाइब्रेरी का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक पुस्तकालय भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। रुपए की लागत से बन रही यह 6 मंजिला विश्व स्तरीय लाइब्रेरी 13,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में तैयार की जा रही है। इसका निर्माण CCL और कोल इंडिया लिमिटेड के CSR फंड से हो रहा है। 6 फ्लोर की लाइब्रेरी में एक साथ 5,400 विद्यार्थी 3 शिफ्ट में पढ़ाई कर सकेंगे। यह ई-लाइब्रेरी, डिस्कशन रूम, मल्टीपर्पज हॉल, छोटे बच्चों के लिए रीडिंग एरिया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अध्ययन कक्ष और योगा हॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। लगभग 68 करोड़ रुपए, 68 करोड़ रुपए इसका किया और आज देखो ये मूर्त रूप ले लिया है। और ये हैंडओवर होना था 2025 में, पिछले साल ही अगस्त अक्टूबर में हैंडओवर होना था, बट अच्छा बन रहा है, हम संतुष्ट हैं, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। निरीक्षण के दौरान संजय सेठ ने अधिकारियों को हर फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगाने के निर्देश भी दिए ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि 2020 में उन्होंने रांची को विश्व स्तरीय लाइब्रेरी देने का सपना देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। शहर के किसी कोने से भी बच्चे आएंगे तो बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत इजी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का उस समय हमारा प्रस्ताव था। अब तो शायद नाम भी बदला है, लेकिन लाइब्रेरी बहुत आदर्श लाइब्रेरी रांची की जनता को सपोर्ट होने वाली है। जून 2026 तक इस लाइब्रेरी के पूरे होने की उम्मीद है। इसके बनने के बाद यह न केवल रांची बल्कि पूरे राज्य और आसपास के राज्यों के छात्रों के लिए अध्ययन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और ज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाद कार्यक्रम के दौरान कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात और संवाद किया। इन दिनों रायसीना डायलॉग के आयोजन का केंद्र बनी हुई है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहन चर्चा हुई। दूसरे दिन के प्रमुख आकर्षणों में से एक द ज्योमेट्री ऑफ पावर सत्र रहा, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस चर्चा में वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर चर्चा हुई।
We come to what is the cost for peace and security. Well, we can see it right now, and this is what makes me so optimistic that we're going to have this new multilateral moment. And so I try to see the silver lining and say, well, because we're seeing what's going on in the Middle East, we're seeing what's going on in Ukraine, we're seeing what's going on in Sudan, therefore we need to come together. कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक भू राजनीति के बदलते स्वरूप और तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप देशों के ढलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता तथा सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। This was the order by the West, for the West, from the West. Now, it doesn't mean that others didn't use it. Smart people did, smart countries did. But when we look back at these 70 years, I think the expectation that we can freeze a 1945 or a 1989 forever was a very unrealistic one. एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र शांति के निर्माता उदारवादी व्यवस्था के लिए आयुध कारखाने में वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रक्षा निर्माण और सैन्य तैयारी की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया, जिनमें भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी शामिल हुए। What has come out certainly loud and clear as we have monitored what's happening around the globe, especially in the last 3-4 years, that this idea of short and decisive wars may have questions put across. Thought process going on that what we thought of the post-Cold War peace dividend, that I think has certainly ended. And therefore, countries have to be ready for their own national security, and in that case, obviously building their own defense industrial complex. दूसरे दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, श्रम गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और उभरती तकनीकों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2016 में शुरू होने के बाद से रायसीना डायलॉग वैश्विक रणनीति पर चर्चा के प्रमुख मंचों में से एक बन चुका है। भारत के लिए ये सम्मेलन उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है और देश को भू राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैश्विक बहस को दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एक और इस विषय को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता सूची शुद्धिकरण पर फोकस है। शिकायतों और मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ओडिशा और झारखंड के 200 न्यायिक अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं। ये अधिकारी आज पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के साथ सोमवार से बंगाल के अलग अलग जिलों में काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि न्यायिक अधिकारी आज और कल न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी होंगे। इसके बाद सोमवार से राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे, जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस तरह न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 732 हो जाएगी। और झारखंड में ओडिशा से आने वाले इन 200 न्यायिक अधिकारियों में से अधिकांश को कोलकाता में तैनात किया जाएगा, जबकि कुछ को पूर्वी मिदनापुर जिले के बर्धमान, पश्चिमी वर्धमान जिले के आसनसोल, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी तैनात किया जाएगा। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगी और अगले 2 दिनों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की भी समीक्षा करेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में इस बार 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें झारखंड के भी कई प्रतिभा चमके हैं। दुमका की सुदीपा दत्ता ने ऑल इंडिया 41वां रैंक हासिल कर सभी को गौरवान्वित किया है। बोकारो की बेटी अपूर्वा वर्मा ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में 42वां रैंक हासिल किया है।
दुमका की रहने वाली सुदीपा दत्ता के पिता सच्चिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत है। सीमित संसाधनों के बावजूद सुदीपा ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। यह उनका तीसरा प्रयास था। इससे पहले वे एक बार इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम सूची में जगह बनाने में चूक गई थी। सुदीपा ने यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल किया और इस सफलता को कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम बताया। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी। डेली 6 to 10 आवर्स तो देना ही पड़ता था ऑन एन एवरेज। एग्जाम्स के पहले 14 आवर्स तक खींचना पड़ता था एंड मेहनत तो 3 साल की तो लग ही गई इसके पीछे, तो बहुत ही पढ़ना पड़ा था। सुदीपा की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता को अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व है और वे इसे उसकी लगातार मेहनत और समर्पण का परिणाम बता रही हैं। बुद्धि से बहुत अच्छा लग रहा है, देख के बहुत अच्छा लगा। हमारा क्या ऊंचा कर दिया, पिताजी का नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन किया, इसी दुमका जिला का भी नाम रोशन किया। दुमका की सुदीपा दत्ता की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समर्पण, मेहनत और लगन ने अभ्यर्थियों को यह उपलब्धि दिलाई है। प्रधानमंत्री ने नए सफर में राष्ट्र की सेवा और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सीबीआई ने धनबाद डीआरएम कार्यालय में कल छापेमारी की। इस दौरान वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार को सीबीआई ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीबीआई ने यह कार्रवाई एक संवेदक की शिकायत पर की है, जिसमें बिल भुगतान के एवज में वरीय मंडल विद्युत अभियंता पर रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने गिरफ्तार अभियंता के कार्यालय और आवास में भी दबिश दी और कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस अपने साथ ले गई। आधिकारिक तौर पर हम अभी आपसे कुछ नहीं कर सकते, हम ऑफिस में हैं, है ना। कंप्लेन के आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ है। राज्य में अपराध के खिलाफ भी पुलिस लगातार नकेल कस रही है। रांची के गेतल सुद में एक शराब दुकान में फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से रिवॉल्वर, देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। लगातार छापामारी कर रही थी और आज अंदर थाना क्षेत्र से एक पोल्ट्री फार्म के पास से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। ये तीनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसका एक का नाम है देव सिंह मुंडा, दूसरे का नाम है गौतम यादव और तीसरे का नाम भोलू सोनी। देव सिंह मुंडा अंदर का ही रहने वाला है, गौतम यादव और गोल्डन यादव ये मैक्लूसी गंज का है और भोलू सोनी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है। इनके पास से जो फायरिंग में यूज़ किया गया था हथियार, एक सिक्सर और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही साथ 19 बुलेट्स बरामद हुए हैं। जब घटना का कारण ये पता चला कि कुछ दिन पहले ये लोग शराब की दुकान पे गए थे, वहाँ पे एक स्टाफ से शराब की डिमांड की थी, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया था। तो इस बात से आहत होके ये उस रात गए थे और उसके बाद फायरिंग की और उसके बाद एक शराब की भी बोतल इन्होंने डिमांड की, जो इनको मिल गया और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। खाड़ी के देशों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इधर कतर स्थित दोहा में भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए एक अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास ने मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए अतिरिक्त 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। दूतावास ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया कि किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए भारतीय नागरिक इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यह हेल्पलाइन नंबर है 97455647502। दूसरा नंबर है 97455362508
और तीसरा नंबर है 97455384 इसके अलावा cons.doha@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। दूतावास ने यह भी बताया कि भारतीय समुदाय की संस्थाएं इंडियन कल्चरल सेंटर और इंडियन कम्युनिटी बेनवोलेंट फॉर्म भी सहायता के लिए हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क चला रही है। ये सेवाएं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। दूतावास ने कहा कि ये पहल भारतीय समुदाय के सहयोग से शुरू की गई ताकि कतर में रह रहे भारतीयों को किसी भी स्थिति में त्वरित मदद मिल सके। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा उपायुक्त ने होली अवकाश के बाद पहले दिन विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उपस्थिति पंजी, कार्यों की प्रगति व साफ सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्ध कार्य निष्पादन और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त अजय नाथ झा ने चंदन कियारी प्रखंड में प्रस्तावित लाइब्रेरी निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसे विद्यार्थियों व आम जनों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही चास और फुसरों में वार्ड स्तर पर मोहल्ला लाइब्रेरी हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में पीडीएस योजनाओं व वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। राशन कार्ड में अयोग्य नाम हटाने, योग्य लाभुक जोड़ने, ई-केवाईसी में तेजी लाने तथा चावल वितरण तिथि व खाद्यान्न भंडारण की अद्यतन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। धनबाद नगर निगम की परियोजनाओं व भावी कार्य योजनाओं को लेकर बैठक हुई, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई वेस्ट, जल संरक्षण, तालाब पुनर्जीवन, पिट वाटर उपयोग, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन व शहरी सौंदर्यीकरण पर चर्चा करते हुए समन्वित व सतत शहरी विकास पर जोर दिया गया। जामताड़ा के कार्यालय प्रकोष्ठ में मत्स्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान मत्स्य प्रक्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने तथा योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लातेहार जिला के मनिका थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक मामले में पुलिस ने 4 लोगों संतू भुइयां, सोनी देवी, जमुना उरांव और शंभू उरांव को माइल टोला सेमरा हाट गांव से गिरफ्तार किया है। यह मामला 5 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सुआ निराला टोला में होली की रात नशे में धुत 2 युवकों ने सिगरेट नहीं देने पर एक दुकान में आग लगा दी, जिससे शादी का सामान समेत करीब 10 लाख की संपत्ति जल गई। मामले में ओम प्रकाश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। सीआईएसएफ की बोकारो यूनिट में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में साइबर अपराध रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कर्मियों को ऑनलाइन ठगी से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जन औषधि दिवस पर किफायती दरों पर दवाओं की उपलब्धता की दोहराई प्रतिबद्धता। विधानसभा अध्यक्ष ने जामताड़ा के नाला प्रखंड में 12 योजनाओं का किया शिलान्यास। विकास और जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राज्य के कई प्रतिभावान अभ्यर्थियों को मिली सफलता। विषम परिस्थितियों में कईयों ने लहराया परचम, देश सेवा का संकल्प। और धनबाद में डीआरएम कार्यालय में सीबीआई का छापा। वरीय विद्युत अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची में शराब दुकान में फायरिंग मामले में 3 आरोपी पकड़ाए।